नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा विषय है पति के लिए पत्नी या पत्नी के लिए पति कितना शुभ है, और कुंडली में हम किस प्रकार से जांचें कि किसी पति की पत्नी उसके जीवन में कितना शुभ रहेगी या किसी पत्नी के लिए उसका पति उसके जीवन में कितना शुभ रहेगा। आइए डेमो कुंडली को देखते हैं। डेमो कुंडली में आपको दिख रहा है मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही लिखा है 1। अब यह तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले घर से हम किसी भी जातक के शरीर को देखते हैं, उसके पर्सनालिटी को देखते हैं, उसकी सोच को देखते हैं और उसकी समझ को देखते हैं। दूसरे घर से उसके पैतृक संपत्ति, उसके वाणी, उसके धन को देखा जाता है। तीसरे घर से भाई बहनों के सुख को देखा जाता है और स्वयं के अपने पराक्रम को देखा जाता है। चौथे भाव से सुख को देखते हैं, विशेष करके जीवन में जितने सुख होते हैं उसको देखा जाता है। परिवार के सुख को देखा जाता है, भूमि भवन वाहन के सुख को देखा जाता है। पांचवें घर से संतान को देखा जाता है, अपने स्वयं के शिक्षा को देखा जाता है। छठे घर से जीवन में रोग ऋण शत्रु को देखा जाता है। यहाँ तक जो हमने छठा घर आपको समझाया वह आपके स्वयं के स्थिति को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर जो सातवां घर आ जाता है वह पत्नी का घर आ जाता है, पार्टनरशिप का घर आ जाता है और आपके व्यवसाय का घर आ जाता है। पत्नी जब जीवन में आती है तभी जीवन को पूर्ण समझा जाता है। कहने का मतलब है पति के लिए पत्नी या पत्नी के लिए पति जब उसके जीवन में प्रवेश करता है तब यह समझा जाता है कि यह इसका जीवन पूर्ण हो गया, क्योंकि सातवें घर से पत्नी का घर प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आयु मृत्यु को देखा जाता है, आपके भाग्य को देखा जाता है, आपके व्यवसाय आपके कर्म को देखा जाता है, आपके जीवन में मिलने वाले लाभ को देखा जाता है और आपके जीवन में किस प्रकार का खर्च होने वाला है। अच्छा होगा बुरा होगा, अच्छी जगह खर्च करेंगे बुरे जगह खर्च करेंगे, इसको देखा जाता है। आज मैं विशेषतः पति के लिए पत्नी या पत्नी के लिए पति की बात कर रहा हूँ। देखिए मित्रों, इस घर पे आपको निगाह रखना है और देखना है यहाँ क्या लिखा है। अंक पे विशेष करके ध्यान देना है। अगर यहाँ 1 लिखा है तो इसका मतलब मंगल के विषय में आपको जानना है, क्योंकि पत्नी मंगल के रूप में, पत्नी का जो स्वभाव है वो मंगल ग्रह से संबंधित है। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो बृहस्पति, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि, 12 लिखा है तो बृहस्पति। यह किसी भी लग्न के लोग हों, मैं उनको यह समझाना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ इसी घर पे ध्यान देना है और देखना है कौन सा अंक लिखा है। जैसे यहाँ लिखा है 7, तो मैंने बताया कि 7वीं राशि का मालिक होता है शुक्र, और पत्नी का नैसर्गिक ग्रह है शुक्र। किसी भी अगर हम पत्नी के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुक्र की स्थिति को देखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद इस राशि के ग्रह को देखना बहुत जरूरी होगा, लेकिन सबसे पहले शुक्र को। और अगर किसी पति की कुंडली है
तो सबसे पहले बृहस्पति को देखना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद इस घर में जो भी राशि बनी होगी उसके स्वामी ग्रह को देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो अब अपने मुद्दे पे आते हैं। इस जो 7वीं राशि है यह तुला राशि है, इसका मालिक है शुक्र। अगर शुक्र देव लग्न में ही विराजमान होते हैं तो पत्नी सभ्य, सुशील, आज्ञाकारी, सिर्फ अपने ही पति से संबंध रखने वाली होगी। संसार में कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों न हो, कितना भी धनवान क्यों न हो, ऐसी पत्नियां किसी भी व्यक्ति से जीवन में कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं। दूसरे नंबर पे भी लगभग यही स्थिति बनेगी। अगर पत्नी का ग्रह दूसरे घर में बैठ जाएगा, यानी शुक्रदेव दूसरे घर में विराजमान हो जाएंगे, तो भी यही स्थिति बनने वाली है। बस ये है कि पति पत्नी का थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या पास पड़ोस के लोगों से संबंध थोड़ा सा खराब हो सकता है। बस इतना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन पत्नी कुल मिलाकर के यहाँ के लिए भी बहुत ही ठीक रहने वाली है। तीसरे घर की बात करेंगे तो वैसे भी 9वें और 5वें का संबंध बन रहा है। अगर यहाँ से गिनेंगे तो 9वां और यहाँ से गिनेंगे तो 5वां, 9वें 5वें का संबंध बन रहा है। बहुत शुभ है। ऐसा व्यक्ति जब शादी होती है तो शादी के बाद से बहुत तेज़ी से तरक्की करता है। जितना वह परिश्रम करता जाएगा, परिश्रम के माध्यम से उसके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, भाग्य सब कुछ उसको मिलने वाला है। मिनिमम वर्क मैक्सिमम प्रॉफिट, ऐसा उसके जीवन में बनने वाला है। अगर पत्नी चौथे घर में आकर के विराजमान होती है, भूमि, भवन, वाहन का सुख, व्यापार का सुख, नौकरी का सुख उसके जीवन में खूब रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा परिवार में माता से संबंध थोड़ा सा अनबन रह सकता है, लेकिन वह भी अगर समझदार कोई व्यक्ति है तो उस चीज़ को संभाल सकता है। अगर 7वें घर का मालिक 5वें घर में आकर के विराजमान होता है तो 11वां और तीसरे का मित्रों संबंध बनता है। 11वां जीवन में लाभ कि जितनी स्थितियां बनती हैं, चाहे वह शिक्षा का लाभ हो, धन का लाभ हो, परिवार का लाभ हो, संतान का लाभ हो, सब कुछ उसको जीवन में मिलने वाला है। और तीसरे से उसके पराक्रम, अगर वह पराक्रम करता है तो उसको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो उसने अपने जीवन में सोचा होगा। अगर पत्नी छठे घर में आकर के विराजमान होती है, यह थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा बोलूँगा कि जिन लोगों की शादी होने वाली है और कुंडलियों को देखा जाए, लड़के की कुंडली और लड़की की कुंडली को देखा जाए, और अगर पति के लिए पत्नी या पत्नी के लिए पति का जो कारक ग्रह है वह छठे घर में आकर के विराजमान होता है और उस पे कहीं पापक ग्रहों की दृष्टि ज़्यादा होती है, तो उसके जीवन में तरह तरह की परेशानी आने वाली है। यह शादी बिल्कुल नहीं चलने वाली है, इतना आप समझ लीजिए। अगर यही शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, बृहस्पति की, शुक्र की, मजबूत चंद्रमा की, अच्छे बुध की, जो कि पापक ग्रहों के प्रभाव में न हो, तब तो यह शादी कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो यह कहूँगा कि यह शादी करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। जिन लोगों की शादी हो गई है उनको घबराने की भी बात नहीं है। अंत में मैं एक विशेष उपाय बताऊंगा, उस उपाय को आप करके आप अपने जीवन में संघर्ष को कम कर सकते हैं। अगर 7वें घर का मालिक 7वें ही घर में आकर के विराजमान होगा तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। पत्नी सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, धन, दौलत, जीवन में खुशहाली, हर प्रकार से लाभ लेकर के आने वाली है। आंख मूंद करके शादी करना चाहिए। और कहीं शुभ ग्रहों की दृष्टि इस भाव पे पड़ जाती है तो सोने में सुहागा होने वाला है। व्यक्ति बहुत तेज़ी से वृद्धि करेगा, तरक्की करेगा और जीवन में वह खुशहाल रहेगा। सब कुछ भोग करके इस संसार से वह जाने वाला है। अगर पत्नी की स्थिति या 7वें घर की स्थिति 8वें घर में होती है
तो मित्रों यह भी अच्छा नहीं रहेगा। व्यक्ति कुछ न कुछ बीमारी से परेशान ही रहेगा। हो सकता है कि घर के कलह से परेशान होकर के वह संन्यास का जीवन भी ले ले या रिश्ता टूट जाए। तो ऐसी स्थिति में भी शादी करने की सलाह नहीं दी जा सकती। अगर पति की कुंडली हो और पत्नी का ग्रह यहाँ आकर के विराजमान हो जाए, या पत्नी की कुंडली हो और पति का ग्रह आकर के यहाँ विराजमान हो जाए, तो मित्रों शादी न करें तो ही अच्छा है। अगर जिनकी शादी हो गई है तो अंत में अभी उपाय बताऊंगा, आप ध्यान से बात को समझिए। 9वें घर में 7वें घर का कारक ग्रह आकर के विराजमान होता है, भाग्य की उन्नति करने वाला है। भाग्य के माध्यम से, अपने पराक्रम के माध्यम से, अपने सात्विकता के माध्यम से, अपने ईमानदारी के माध्यम से व्यक्ति बहुत ही कुछ जीवन में प्राप्त करने वाला है, बहुत ही शुभ रहेगा। और अगर कहीं 7वें घर का जो कारक ग्रह है वह मजबूत स्थिति में बने, 12 से 18 डिग्री में हो, और वहीं अगर किसी पत्नी की कुंडली है बृहस्पति देव की स्थिति भी मजबूत बने, या किसी पति की कुंडली है तो शुक्र देव की स्थिति भी मजबूत बने, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। शादी के बाद उनको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। अगर 7वें घर का कारक ग्रह 10वें घर में आकर के विराजमान होता है तो यह चौथे और 10वें का संबंध बनता है। भूमि भवन वाहन का सुख, नौकरी में तरक्की, व्यवसाय में तरक्की, पत्नी के आने के बाद या शादी होने के बाद व्यक्ति तेजी से वृद्धि करता है, विकास करता है, और उसके जीवन में सुख अधिक मात्रा में हर प्रकार से आना प्रारंभ हो जाता है। अगर 7वें घर का कारक ग्रह 11वें घर में विराजमान होता है तो पुनः 5वें और 9वें का संबंध बनता है, और भाग्य और शिक्षा दोनों आने वाला है। व्यक्ति भाग्यशाली होगा, समझदार होगा, शादी जब होगी तो वह तेज़ी से तरक्की करने वाला है, बहुत ही अच्छा स्थिति बनेगा। फिर मैंने वही बताया है कि 7वें घर का जो कारक ग्रह है उसकी स्थिति अगर मजबूत बनती है, 12 से 18 डिग्री के बीच में होती है, तो जो मैं बता रहा हूँ उसमें व्यक्ति को अधिक लाभ होगा। अगर कमज़ोर भी होगा तो भी चिंता वाली बात नहीं है, भाग्य का ही इसमें लाभ होने वाला है, भाग्य की ही वृद्धि होने वाली है, सौभाग्य बढ़ने वाला है। कुछ उपाय करने होते हैं, यह आपको हम बता देंगे आपको क्या करना चाहिए, वीडियो में बने रहें। अंतिम जो हमारा घर है 12वां, अगर 7वें घर का कारक ग्रह आकर के 12वें घर में विराजमान होता है तो ये बिल्कुल स्थिति ठीक नहीं होगी। 6ठे 8वें का फिर संबंध बनेगा। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 6ठे 8वें का संबंध होगा। 6ठे से रोग ऋण शत्रु को देखा जाता है, और 8वें से हम लोग आयु और मृत्यु को देखते हैं। ये दोनों ही घर बहुत ही खराब हैं। अगर शादी नहीं हुई है और शादी करने के लिए कोई जातक सोच रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, 7वें घर का कारक ग्रह अगर 12वें घर में विराजमान है तो मैं तो यही कहूँगा कि शादी न की जाए। और जिन लोगों की शादी हो गई है उनके विषय में मैं उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनें। अगर किसी पति की कुंडली है और उनके घर में क्लेश बहुत है, पत्नी को लेकर के झगड़ा झंझट बहुत है, उसके कैरेक्टर को लेकर के झगड़ा झंझट बहुत है, तो मित्रों ऐसे व्यक्ति को शुक्र देव से संबंधित उपाय करना चाहिए, शुक्र देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, और शुक्र देव की कारक वस्तुओं का दान करना चाहिए। और अगर यह किसी पत्नी की कुंडली है और उनके घर में परेशानी चल रही है, झगड़ा झंझट होता है, छोटी छोटी बात को लेकर के कहा सुनी होता है, सब कुछ घर में होने के बाद भी परेशानी उनके जीवन में रहती है, तो ऐसे लोगों को, जो विशेष करके महिलाएं हैं, वह बृहस्पति देव की पूजा करें,
बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें, केले की सेवा करें और हल्दी स्नान करें। साथ में बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करें और चने की दाल का दान करेंगी तो धीरे धीरे उनकी स्थिति मजबूत होती चली जाएगी और उनके जीवन में खुशहाली आने लग जाएगी। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से मैंने एक साधारण भाषा में एक पति के लिए पत्नी और एक पत्नी के लिए पति कितना शुभ होता है इसके विषय में समझाने का प्रयास किया है। अगर यह विषय आपके समझ में आया हो तो इस विषय को औरों को भी बताएं, औरों को भी दिखाएं, जिससे उनके भी जीवन में कहीं न कहीं किसी माध्यम से परेशानी आ रही है, विशेष करके पति पत्नी के बीच में अनबन रहता है, झगड़ा झंझट रहता है, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसको दिखाएं और बताए गए उपाय को करें, निश्चित तौर पे लाभ होगा। धन्यवाद।